तो अभी जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वो है ह्यूमन रेस्पिरेशन। ओके, ह्यूमन रेस्पिरेशन बोलो, ब्रीदिंग बोलो, जो भी है। तो ब्रीदिंग में हम लोगों को ग्रॉस आइडिया तो है कि क्या होता है। एक्चुअली हम बाहर से मतलब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को बॉडी में इंटेक करते हैं और बॉडी में जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बाहर फेंक देते हैं कैसे। तो ये है ह्यूमन रेस्पिरेशन, मेन पर्पस इसका यही है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन चलते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब बॉडी के अंदर जो सब केमिकल रिएक्शन होता है हम उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे सर्टेनली CO2 का प्रोडक्शन भी होगा। अब बॉडी में CO2 का कंसेंट्रेशन फिर बढ़ेगा, है ना। इस CO2 को हम लोगों को बाहर निकालना है और उसके जगह पे मेटाबॉलिक रिएक्शन को एक्टिवेटेड रखने के लिए हम लोगों को O2 को इनटेक करना है। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन ये चैप्टर में हम लोगों को बस यही देखना होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कुछ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होता है। एक तो आता है लोअर इन्वर्टिब्रेट, मतलब एकदम ही लोअर ऑर्गेनिज्म जो उतना ज़्यादा डेवलप बॉडी स्ट्रक्चर जिनमें नहीं मिलता, जैसे कि स्पॉन्जेस हो गया, सिलेंट्रेटेड हो गया, सिलेंट्रेटा, और जिसको निडारिया भी बोला जाता है, फ्लैटवर्म हो गया। इनमें बस सिंपल डिफ्यूजन होता है। अच्छा, लास्ट टॉपिक मैंने जो पढ़ाया था ना वो डिफ्यूजन, फिर हो गया ऑस्मोसिस, ये सब इस चैप्टर में काफ़ी काम आएगा है। तो यहाँ पे होता है सिंपल डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन तो मैंने पढ़ा रखा हूँ, मैं डिफ्यूजन क्या है ये बता नहीं रहा हूँ। बस गैस का डिफ्यूजन मतलब हायर कंसेंट्रेशन और हायर डिफ्यूजन प्रेशर से लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ द गैस टू लोअर डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ ये मूव करता है। तो इस हिसाब से बॉडी में गैशियस एक्सचेंज में क्या आता है, गैशियस एक्सचेंज में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसका एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। फिर अगला जो है ऑर्गेनिज्म आर्थ्रोम, इसमें मॉइस्ट क्यूटिकल, ये भी स्किन का एक पार्ट है क्यूटिकल, उसी के थ्रू ही ये लोग ब्रीदिंग प्रोसेस अपना कंटिन्यू कर पाते। देन आता है एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड, मुलास्का एंड फिश। एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड, अच्छा यहाँ पे ये जो नाम है ऑर्थ्रोपोड, मुलास्का, फिश, ये सब एनिमल किंगडम में डिफरेंट टाइप ऑफ द किंगडम्स है, हाँ, मतलब क्लास है। तो उस हिसाब से एनिमल किंगडम के अंदर मतलब फाइलम है एनिमल किंगडम में, पोरीफेरा, निडरिया, टिनोफोरा, प्लेटिलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, ऐसा बहुत सारा है। ये चैप्टर तो हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बस नाम याद रखना है कि एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड, मुलास्का एंड फिश जो है उसमें गिल्स मिलता है और ब्रोंकियाई मिलता है, ठीक है। वर्टिब्रेट जैसे कि हम एडवांस ऑर्गेनिज्म जो है जैसे एम्फीबिया, रिप्टिलिया, एविसन, मेमिलिया, इनमें लंग्स मिलता है। फ्रॉग में क्या है, लंग एंड मॉइस्ट क्यूटिकल, मॉइस्ट स्किन मिल जाता है, ठीक है, नॉट क्यूटिकल, मॉइस्ट स्किन मिल जाता है। और इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब मिल जाता है। तो यहाँ से एमसीक्यू डायरेक्ट बन सकता है कि लोअर इन्वर्टिब्रेट जैसे कि हम लोगों को देखिए कि स्पॉन्जी, सैलेंट्रेट, फ्लैटवर्म, इसमें क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन, मतलब यहाँ पे गैसियस जो एक्सचेंज होता है वो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट और कंसेंट्रेशन डिफरेंस के ऊपर बेस्ड करके बनता है। वैसे कंसेंट्रेशन डिफरेंस हर एक में होता है, बट यहाँ पे बस वो गैस अगर सराउंडिंग में ज़्यादा होगा और बॉडी के अंदर कम होगा तो बॉडी के अंदर मूव करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन। ओके, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है इन लोगों में ब्रीदिंग के लिए। आर्थ्रोम जो है उसमें क्यूटिकल रहता है और क्यूटिकल के थ्रू ये लोग ब्रीथ कर पाता है। एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड, मुलास्का एंड फिश, इसमें गिल रहता है। गिल हम लोग मछली में भी देखते हैं ना, लाल कलर का जो होता है जिससे वो लोग ब्रीदिंग चलाते हैं, तो वो गिल्स होता है। और ब्राकी ब्रोंकियाई होता है। वर्टिब्रेट में क्या है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड देन मैमिलियंस, इनमें वेल डेवलप एक स्ट्रक्चर मिलता है जो कि सबसे एडवांस स्ट्रक्चर भी है, जो है लंग्स। फ्रॉग में क्या है, लंग मिलता है और स्किन के थ्रू भी ये लोग अपना ब्रीदिंग को कंटिन्यू कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग अपना स्किन के थ्रू उतना ज़्यादा ब्रीद नहीं कर पाते, मतलब उतना ज़्यादा क्या ब्रीद नहीं कर पाते, हम लोग के लिए स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो लंग्स है। फ्रॉग के अंदर क्या है, लंग तो है ही, लंग के थ्रू ये लोग ब्रीथ कर पाते हैं। उसके बाद इन लोगों का जो स्किन है उसके अंदर उसके थ्रू भी ये लोग ब्रीथ कर पाते हैं। और इंसेक्ट में होता है ट्रैकियल ट्यूब, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंसेक्ट में, क्योंकि ट्रैकिया जो है ये इंसेक्ट का एक स्पेशलाइज ब्रीदिंग स्ट्रक्चर है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। चलो, अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी पाथवे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखो, मैं यहाँ पे ना एक ग्राफ डायग्राम के थ्रू आप लोगों को थोड़ा ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है। जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोग अपनी माउथ से खाना और एयर को दोनों को ही इनटेक कर पाते, ठीक है ना। अब इसके बाद ऐसे पाइप सा दिखा था, फिर आता है क्या, ये पाइप जैसे मान के चलो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। एक में यहाँ पे आ गया लंग्स, दूसरे में आ गया स्टोमक, ठीक है। समझने की थोड़ा कोशिश करो, ये है माउथ पार्ट।
अब माउथ पार्ट से हम लोग क्या कर रहे थे, माउथ पार्ट से हम लोग खाना खा रहे थे और उसके साथ साथ हम लोग एयर भी इंटेक कर पा रहे थे, ठीक है। ब्रीदिंग में तो एक्चुअली एयर इंटेक करना है, खाना खाने वाला चैप्टर जो था वो तो डाइजेशन हम लोग देख चुके उसको। अब मैंने एक टॉपिक बोला था कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स का पर्पस क्या है, फेरिंग्स एक ऐसा पार्ट है फेरिंग्स की वजह से जहां से एयर भी पास होता है, फूड भी पास होता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला हिस्सा जो आ गया वो है ओसोफेगस, जो कि हम लोग डाइजेशन में पढ़े थे। ओसोफेगस स्टोमक में जाएगा, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर रहेगा जहां से फूड एंटर करेगा। तो ये वाला पार्ट हिस्सा जो हो गया यहाँ पे, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसको हम बोलते हैं ओसोफेगस, और फूड पास करने का जो सेटअप है, सिस्टम है बॉडी के वो। और ये वाला जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं गैस पास करने वाला सिस्टम, मतलब विंड पाइप, है ना। मतलब क्या हो रहा है, मुंह के अंदर से जहां से हम लोग एयर और फूड दोनों को ही इंटेक कर पा रहे हैं, वो एक कॉमन पैसेज जिसे बोला जाता है फेरिंग्स। ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, इससे क्वेश्चन बन सकता है। फेरिंग्स जिससे एयर और फूड दोनों ही पास हो रहा है। फिर चेस्ट के रीजियन पे आके ये पाइप जो है, जो आ रहा था, मैं इसको पाइप मान के ही चल रहा हूँ, ये पाइप दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट से फिर एक्सक्लूसिवली बस हवा और विंड और ऑक्सीजन, CO2 जो भी है एटमॉस्फेयर से जो विंड आ रहा है वही पास हो रहा है, इसलिए इसको विंड पाइप बोल रहा है, जो अल्टीमेटली जाके कहाँ पे मिल रहा है, लंग्स में मिल रहा है। और एक पार्ट से बस फूड मतलब सेपरेट हो गया, ठीक है ना। तो वहां पे जाके कहाँ पे मिल रहा है, ये स्टोमक में मिल रहा है। अब फूड कहाँ से कहाँ जाएगा, और मतलब कौन पाइप में फूड जाएगा, कौन सी पाइप में विंड जाएगा, ये डिसाइड कौन करता है। यहाँ पे एक फ्लैप रहता है ढक्कन जैसा, जिसे हम बोलते हैं एपीग्लोटिस। और ये रीजियन कौन सा है, रीजियन है ग्लोटिस। ये कार्टिलेज से बना होता है, एपिग्लोटिस एक फ्लैप है जो क्या करता है, विंड पाइप के अंदर अगर खाना मतलब कभी अचानक अगर घुस ना जाए, मतलब खाना खाने के टाइम पे भी तो हम लोग सांस लेते हैं ना, तो खाना ये सांस यहाँ से दोनों एक साथ ही मान के चलो आ रहा है। अब लंग के अंदर जाएगा विंड और ओसोफेगस के अंदर जाएगा खाना। अब ऐसा ना हो कि ये सिस्टम में गड़बड़ी हो गया और लंग के अंदर यहाँ पे खाना घुस गया, तब तो क्या होता है ना, तब फिर मतलब ब्रीदिंग इशू हो सकता है, तब आदमी का डेथ भी हो सकता है सर्टेन केसेस में। तो इसलिए इसको कंट्रोल कौन करता है, मतलब विंड पाइप के अंदर खाना जाने में रोकता कौन है, वो है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस कैसा है, ढक्कन जैसा है, मतलब ऐसा है यहाँ पे। तो जब यहाँ से खाना खाएगा, यहाँ पे खाना जाने का यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन रहा है, तब ये फ्लैप बंद हो जाएगा, तो फिर ये ब्लॉक कर देगा इस रास्ते को, ठीक है ना, खाना तो जा नहीं पाएगा। तो ये है मोटा मोटा एक ग्राफ डायग्राम के थ्रू मैंने बोला कि यहाँ पे दो सेटअप बनता है। एक कॉमन फेरिंग्स, फिर आता है ग्लॉटिस रीजियन पे आके ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसमें यहाँ पे रहता है कार्टिलेजिनियस फ्लैप और ढक्कन जैसा, जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो है वो लंग के अंदर और विंड पाइप के अंदर एपिग्लोटिस खाना खाने को एंटर, मतलब फूड पार्टिकल को एंटर करने नहीं देता, ठीक है। और यहाँ पे शुरू हो जाता है फिर ओसोफेगस। ओसोफेगस जाके मिलता है स्टोमक में, जो कि ये वाला हिस्सा तो हम लोग लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब ये वाला हिस्सा देखेंगे कि लंग्स में फूड एयर जो है वो लंग्स में कैसे पहुंच रहा है और फिर काम क्या है इसका, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा नोट्स पे चलते हैं। ये था बेसिक सब चीज़ें रफ डायग्राम के थ्रू मैंने जो समझाया। अब आते हैं हम लोग डायग्राम पे। यहाँ पे भी मैंने वही डायग्राम बनाया, यहाँ पे बस मैंने वो डायग्राम बनाया जो कि विंड पाइप वाला काम है ना, विंड पाइप और लंग्स वाला डायग्राम बनाया। और वहाँ पे मैंने देखा था कि वो पाइप डिवाइड होकर दो पार्ट में भाग हो रहा है। एक से विंड पास हो रहा है, दूसरे से खाना पास हो रहा है, ठीक है। अब ये विंड पास वाला पाइप हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये चैप्टर है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अगर इसको मान के चले, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गया या फिर माउथ हो गया, जो भी है, यहाँ से एयर एंटर कर रहा है, ठीक है। ये हो गया नसल नजल चैम्बर, मतलब अंदर वाला हिस्सा, नाक के अंदर वाला हिस्सा। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल मतलब बाहर वाला क्षेत्र जो नाक का है ना, वहां से ही तो एयर एंटर कर रहा है। उसके बाद वाला जो हिस्सा है वो है नेजल चैम्बर। इसके बाद आता है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फेरिंग्स के साथ एक इंपॉर्टेंट लाइन एसोसिएटेड है, जो है फेरिंग्स इज अ पार्ट, कॉमन पार्ट मान के चलो आप लोग, जहां से फूड और एयर दोनों ही एक साथ पास होता है, ठीक है ना। उसके बाद जाके अगला पार्ट कौन आता है, ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस जो पार्ट है, हिस्से में जाके वहां पे जाके विंड पाइप और फूड पाइप अलग अलग डिवाइड होता है, ठीक है ना। बट फेरिंग्स वाले हिस्से में, ये पाइप वाले ये हिस्से में फूड और एयर दोनों साथ इकट्ठा ट्रैवल करते हैं।
इसके बाद आता है ग्लॉटिस एंड हैव द एपिग्लॉटिस। यही एपिग्लॉटिस की बात मैंने किया था कि एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप है जो कि विंड पाइप के अंदर फूड को एंटर करने नहीं देता। उसके बाद एपिग्लॉटिस के अंदर शुरू हो जाता है एकदम पर्टिकुलरली विंड पाइप। विंड पाइप को हम लोग ट्रकिया भी बोलते हैं, ठीक है। कहाँ से? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से ये ट्रकिया बनना शुरू हो जाता है। मतलब इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है वो फोर्थ वर्टिब्रा है और इसके नीचे वाला हिस्सा फिफ्थ, मतलब यहाँ से फिफ्थ वर्टिब्रा शुरू हो रहा है, चेस्ट वाला थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ से? एयर एंटर कर रहा है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, माउथ जो भी है, नसल चेम्बर। उसके बाद आ रहा है ये वाला हिस्सा फेरिंग्स, जहाँ से फूड और एयर दोनों साथ इकट्ठा ट्रैवल कर पा रहा है। उसके बाद आता है ग्लॉटिस रीजन। ग्लॉटिस रीजन में रहता है एक फ्लैप कार्टिलेजिनियस जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम यही है कि एपिग्लोटिस जो है वो विंड पाइप के अंदर फूड को एंटर करने नहीं देता। अब एपिग्लोटिस खत्म हो गया, मतलब एकदम ही विंड पाइप शुरू हो गया, ठीक है। अब ये जो रास्ता जो है वो सीधा लंग्स पे जाके ही मिलेगा। मतलब यहाँ से बस एयर ही बस पास होगा नॉर्मल स्टेट में, ठीक है। नॉर्मल स्टेट में एबनॉर्मल स्टेट अगर हो गया तो आदमी का मौत भी हो सकता है कि इसमें फूड आ गया तो, ठीक है। तो इसमें ये हो गया विंड पाइप वाला हिस्सा जिसे हम बोलते हैं ट्रैकिया। ओके। अब ट्रैकिया ऐसा कंटिन्यू होगा पाइप जैसा। ट्रैकिया भी अल्टीमेटली जाके ऐसे ब्रांचिंग करेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने कैसे ब्रांचिंग बनाया। ट्रैकिया पहले तो ऐसे दो भाग में डिवाइड होगा जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट ब्रांचिंग ऑफ द ट्रैकिया बा प्राइमरी ब्रोंकी बोलते हैं इसको। मतलब ट्रैकिया जब डिवाइड कर रहे हैं, रिपीटेड ब्रांचिंग कर रहे हैं, तब उसको बोल रहे हैं ब्रोंकी। तो पहला भाग जो बनाया उसे हम बोलते हैं, मतलब दोनों लंग में एक ट्रैकिया था पाइप, अब ये दो पार्ट में से डिवाइड हो गया, दोनों लंग के अंदर कनेक्टेड हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये जो एक एक भाग हुआ है, पहला ट्रकिया का जो डिवीजन हुआ है या फिर ब्रांचिंग हुआ है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकी। अब ये प्राइमरी ब्रोंकी जो था ये फर्दर और डिवाइड होगा, ऐसे ऐसे मल्टीपल टाइम डिवाइड होते रहेगा। तो सेकेंडरी और द टर्शियरी ऐसे टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक जाएगा। और अल्टीमेटली ऐसे जो गोल गोल राउंडेड शेप का जो दिख रहा है इसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को एयर सैक भी बोलते हैं। एक्चुअल ब्रीदिंग में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज हो रहा है, जैसे बॉडी में CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम लोग बाहर फेंकना चाह रहे हैं और बाहर एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करना चाह रहे हैं, इसका एक्चुअल एक्सचेंज कहाँ पे होगा? क्योंकि गैसियस एक्सचेंज क्या बोला था मैंने, डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलो, आप प्रेशर ग्रेडियंट बोलो, जो भी बोलो, कि वो डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है ये कहाँ पे हो रहा है? ये एल्वियोलर साइड पे ही हो रहा है, ठीक है ना। तो एल्वियोलाई ये जो गैसियस एक्सचेंज है इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एल्वियोलाई है। बाकी ये जो पाथ है ये क्या कर रहा है? बस बाहर से गैस को अंदर लेके जा रहा है, या फिर एक्सचेंज के बाद CO2, कौन सा गैस? ऑक्सीजन, ठीक है। बाहर से अंदर लेके आ रहा है, ठीक है, एल्वियोलाई तक। और यहाँ पे एल्वियोलाई में जो CO2 का एक्सचेंज जो हो रहा है वो बाहर लेके जा रहा है। मतलब ये हो क्या? कंडक्टिंग पाथ। मतलब ये बस एयर को कंडक्ट ही करा रहा है। एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है? मेन काम कहाँ पे हो रहा है? मेन काम हो रहा है यहाँ पे एल्वियोलर साइड पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी पाथवे में क्या क्या है। एक तो है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स। इसके बाद आता है ग्लॉटिस, देन एपिग्लोटिस। ग्लॉटिस रीजन पे एपिग्लोटिस रहता है। ग्लॉटिस एक पाथवे का एक हिस्सा है, ठीक है। एपिग्लोटिस उसी के अंदर एक फ्लैप है कार्टिलेजिनियस, ओके। इसके बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। देन आता है ब्रोंकी। मतलब ट्रैकिया अब डिवाइड करेगा तो ब्रोंकी बनाना शुरू करेगा। पहला बार डिवाइड करेगा प्राइमरी ब्रोंकी, दूसरा बार सेकेंडरी, तीसरा बार टर्शियरी, ऐसे रिपीटेडली ब्रांचिंग होगा, अल्टीमेटली बनाएगा ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल ऐसे, ठीक है। ब्रोंकी, ब्रोंकियोल एंड देन अल्टीमेटली कहाँ पे? ये सैक वाले हिस्से जो है इसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई, ओके। अब देख लेते हैं यहाँ पे नोट्स मैंने लिखा हुआ है, ये वाला हिस्सा मैंने काफ़ी बार बोल चुका हूँ, मैं डाइजेशन में भी शायद एक दो बार बोल चुका हूँ कि फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड द एयर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लैरिंग्स, फेरिंग्स की सॉरी, लैरिंग्स होता है ये वाला हिस्सा, ट्रैकिया का एक हिस्सा, ठीक है। तो आप लोगों को बस क्या करना है, ये से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा एकदम, अगर बनेगा तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन। एक तो है फेरिंग्स कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड द एयर, ये बन गया, ठीक है। लैरिंग्स ये ट्रैकिया का एक पार्ट है, प्रेजेंट इन द ट्रैकिया रीजियन व्हिच प्रोड्यूसेस साउंड। मतलब हम लोग जो बात कर पाते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा था वाइब्रेशन की वजह से, वो साउंड ये यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, इस कॉल्ड द साउंड बॉक्स, और इसका दूसरा नाम एडम्स एप्पल भी है, ठीक है। ओके। एल्वियोलाई ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज साइट है मेनली। बाकी मैंने क्या बोला यहाँ पे डायग्राम पे कि ये वाला जो हिस्सा है ये लोग क्या बस कंडक्टिंग पार्ट है। कंडक्टिंग, कंडक्टिंग पार्ट मतलब क्या है? बाहर से ऑक्सीजन को कैरी कराएगा एल्वियोलाई के साइड पे, और एल्वियोलाई से यहाँ से जो एक्सचेंज होने के बाद जो CO2 है उसको बाहर लेके जाएगा, ठीक है। तो ये होगा कंडक्टिंग पार्ट, गैस का कंडक्ट करा रहा है। मेनली एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है? एल्वियोलर साइड पे, ठीक है। तो
क्या देखा है? एल्वियोलाई ऑक्सीजन एंड CO2 एक्सचेंज साइट। लंग्स, लंग्स कितना रहता है? 2 ही नंबर, जैसे ये लेफ्ट और राइट हो गया है ना, दोनों। इसके बाद क्या है? कवरिंग। लंग्स का कवरिंग का नाम क्या है? कवरिंग का नाम है प्लूरा। प्लूरा डबल लेयर्ड होता है, ठीक है। हार्ट का है पेरिकार्डियम, किडनी का है कैप्सूल। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा कवरिंग का क्या नाम है। प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी, कहाँ पे रहता है? थोरेसिक कैविटी मतलब चेस्ट के अंदर जो, मतलब चेस्ट के अंदर जो स्पेस है उसमें रहता है ये, ठीक है। डॉर्सली विद द वर्टिब्रल कलम, वेंट्रली स्टर्नम, लैटरली लीफ, लोअर साइड विद द डायफ्राम। मैं थोड़ा ये डायग्राम की तरफ से देख रहा हूँ, आप लोग अपनी चेस्ट को टच करके ये फील कर सकते हो, तो फिर समझने में ज़्यादा आसानी होगा। जैसे कि मान के चलो कैसा है, यहाँ पे लिखा है डॉर्सली। डॉर्सली मैंने पीछे साइड। पीछे साइड हम लोगों का क्या है? वर्टिब्रल कलम है ना, जिसमें स्पाइन रहता है, वर्टिब्रल कलम। तो पीछे साइड होता है वर्टिब्रल कलम। वेंट्रली मतलब सामने के साइड पे क्या है? स्टारनम, ठीक है। स्टारनम मतलब कैसा होता है? देखो रिब्स जो है ऐसे रहते हैं, अगर आप लोग गूगल करके डायग्राम देखो। और उसमें एक फ्लैट बोन ऐसा रहता है जिसे हम बोलते हैं स्टर्नम। और लंग कहाँ पे रहता है? हम लोग को सभी को पता है कि लंग इसके अंदर रहता है ना। और इसके पीछे साइड जो है, मतलब ये वाला फ्रंट व्यू हो गया, अब पीछे व्यू जो है उसमें क्या है? वर्टिब्रल कलम रहता है। वेंट्रली क्या रहता है? स्टारनम। वेंट्रली मतलब सामने की साइड पे रहता है स्टारनम। लैटरली मतलब साइड बाय साइड कौन रहता है? रिब्स रहता है, ठीक है। और लोअर साइड डायफ्राम। तो ये हम लोगों को क्या होता है ना, हम लोगों के पेट और मतलब हम लोग के एब्डोमेन, पेट जिसे बोलते हैं, और चेस्ट ऑफ द बुक जिस रीजन को बोलते हैं, उसके बीच में ऐसे एक मेम्ब्रेन टाइप का रहता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम। अब डायफ्राम का काम क्या है? डायफ्राम हम लोग को ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग का पोजीशन क्या मिला? हम लोगों को लंग का थोरेसिक कैविटी है। जो डॉर्सली क्या है? पीछे की साइड पे। डॉर्सल मतलब मैं लिख देता हूँ बिहाइंड, बैक। डॉर्सल मतलब बैक, ओके। बैक साइड पे रहता है वर्टिब्रल कलम। वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड, फ्रंट साइड में रहता है स्टार्नम। लैटरल साइड मतलब दोनों साइड से कौन कवर करके रखता है? रिब्स। और लोअर साइड में कौन रहता है? डायफ्राम। ये डायफ्राम के नीचे से पेट वाला हिस्सा ही शुरू हो जाता है, उसके ऊपर वाले हिस्से को चेस्ट बोला जाता है, ठीक है। चलो हो गया ये। तो ये वाला, यहाँ पे क्या क्या याद रखना है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, और ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। ये 4 पॉइंट आप लोग को काफ़ी ज़्यादा ही याद रखना है। अच्छा, एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। ओके चलो, अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी से, ठीक है। अच्छा, अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में दो टर्म आएगा, एक है नॉर्मल ब्रीथिंग। नॉर्मल ब्रीथिंग मतलब, अच्छा मैंने ब्रीथिंग दो पार्ट से बनता है, मैं ये पहले थोड़ा बोल देता हूँ। ब्रीदिंग, अगर ये हम टर्म लिखें तो दोनों चीज़ों से बनता है। एक होता है इंस्पिरेशन, दूसरा है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब क्या है? इंस्पिरेशन मतलब हम लोग जो सांस ले रहे हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इंस्पिरेशन। मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल कर रहे हैं, इंस्पिरेशन को इनहेलेशन भी बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा एक्सपिरेशन, मतलब हम सांस जब बाहर छोड़ रहे हैं, मतलब अंदर जो CO2 है उसको हम बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक्सपिरेशन। इसको एक्सहेलेशन भी बोला जाता है, तो इनहेलेशन भी बोला जाता है, इसे एक्सहेलेशन भी बोला जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस मिला के एक ब्रीदिंग बनता है, ठीक है। मतलब ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों, ऐसा नहीं कि बस इंस्पिरेशन को या फिर बस एक्सपिरेशन को बोल रहा है, ऐसा नहीं होता। सांस ले रहा है फिर सांस छोड़ रहा है, ये मिल के बनता है एक कंप्लीट ब्रीदिंग, ठीक है। अब ब्रीदिंग हम दो तरह से ले सकते हैं, ये तो आप लोगों ने शायद ऑब्जर्व किया ही होगा। हम लोग जब नॉर्मल बात कर रहे हैं ऐसे, नॉर्मली जब ब्रीथ करते हैं, ठीक है ना, एकदम धीरे धीरे हम लोग सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं। बट हम लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट कर लिए, मान मान के चलो ऐसे, या फिर ऐसे ही खेल खेल में कि ज़्यादा सांस हम लोग ज़्यादा फोर्सफुली ज़्यादा सांस अंदर ले सकते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, एक तो है नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग और फोर्सफुल ब्रीदिंग, दोनों में डिफरेंस, अंतर अंतर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या है, ऐसे नॉर्मली हम लोग जब सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं जो, तो वो होता है नॉर्मल केस, नॉर्मल सिनेरियो, ठीक है। अब आता है फोर्सफुल ब्रीदिंग। फोर्सफुल ब्रीदिंग में कि जहाँ पे हम लोग नॉर्मल जितना सांस ले रहे हैं उससे हम लोग को ऐसा फील होता है ना कभी कभार कि इतना सफिशिएंट नहीं है, हम लोग को और भी एयर चाहिए अंदर। तो हम लोग क्या करता है, जो थोड़ा ज़्यादा जोर से खींचते हैं,
मतलब ये हो गया इंस्पिरेशन फोर्सफुली, ठीक है। या फिर ज़्यादा ज़ोर से बाहर अंदर से एयर को बाहर थ्रो कर देते हैं, ठीक है ना, वो हो गया फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो ब्रीदिंग हम लोग को मिला दो तरह का, एक तो हो गया नॉर्मल ब्रीदिंग, एक हो गया फोर्सफुल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग मतलब एकदम नॉर्मल कंडीशन में, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो बात करते टाइम मेरा जैसे सांस मैं ले रहा हूँ या फिर छोड़ रहा हूँ, ये हो गया नॉर्मल केस। अब ऐसे मतलब बाहर से बहुत तेज हवा को अंदर मैं खींचूंगा, तो फिर हो गया फोर्सफुल हो, या फिर अंदर से बहुत तेज हवा को बाहर निकालूंगा, तो फिर हो गया फोर्सफुल। मतलब नॉर्मल से हटके थोड़ा प्रेशर लगा के एक्स्ट्रा एडिशनल एयर को मैं या तो अंदर ले रहा हूँ या फिर बाहर भेज रहा हूँ, तो हो गया फोर्सफुल ब्रीथिंग, ठीक है। तो ब्रीथिंग ऐसे दो तरह का होता है। अब इसी कंसेप्ट पे बेस करके हम लोगों को दो तरह का चीजें मिलता है, और इसमें ना क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, टाइडल सॉरी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी से। तो यहाँ पे टर्म आप लोग याद रखो बस क्या क्या है। एक तो है टाइडल वॉल्यूम, ओके। टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम क्या बोलते हैं? नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे, मतलब हम लोग जब एडिशनल कोई फोर्स लगा नहीं रहे हैं, मतलब हम लोग मजबूरी में या फिर ऐसे ही हम लोग फोर्स लगा के एक्स्ट्रा एयर को इनटेक भी नहीं कर रहे हैं या फिर बाहर भी नहीं फेंक रहे, वो क्या नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे हम लोग जितना एयर को इंस्पायर करते हैं, मतलब अंदर खींच रहे हैं या फिर एक्सपायर कर रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, उसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ओके। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? 5000 से 8000 ml पर मिनट, मतलब एक मिनट में हम लोग जितनी बार सांस लेते हैं, 16 to 18 टाइम हम लोग, एक एवरेज हेल्दी इंडिविजुअल, एडल्ट इंडिविजुअल 16 से 18 टाइम एक मिनट के अंदर मतलब ब्रीदिंग करते हैं, मतलब सांस लेना छोड़ना मिला के ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है ना। तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना है? 16 से 18 को हम लोग देखें कि एक मिनट के अंदर कितना, तो एयर तो वॉल्यूम में एयर का क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम में मापते हैं ना, एयर कितना इनटेक कर रहा हूँ या फिर बाहर फेंक रहा हूँ, तो वो कितना होता है? 5 से 8000 ml पर मिनट होता है, ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे। इसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसके बाद आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो, आप लोगों ने नॉर्मल सांस ले, इस टर्म को ना यहाँ पे जो है ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेफिनेशन पे थोड़ा फोकस करो कि क्या है इसमें। इसके बाद आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है? रिजर्व वॉल्यूम है, और इंस्पिरेटरी मतलब सांस लेने वाला लिंक्ड है इससे कुछ है। एडिशनल और एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ द एयर कैन इंस्पायर्ड फोर्सफुली, ठीक है। यहाँ पे क्या है? फोर्सफुली है। मैंने नॉर्मल ब्रीदिंग वाला कंसेप्ट कहाँ पे था? टाइडल वॉल्यूम में था। यहाँ पे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जहाँ पे आ गया, वहाँ पे हम लोग फोर्सफुली एयर को इंटेक कर रहे हैं या फिर बाहर फेंक देंगे। ये हो गया रिजर्व वॉल्यूम वाला कंसेप्ट, ठीक है ना। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या है? हम लोग फोर्स लगा के एडिशनली, मतलब टाइडल वॉल्यूम में तो एयर को खींच ही रहे थे, एडिशनल कितना एयर को और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द एयर को हम लोग फोर्स लगा के खींच सकते हैं, हम उसको बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका अमाउंट कितना होता है? 2500 to 3000 ml, ओके। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सेम कंसेप्ट है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हम लोग प्रेशर लगा के एयर को इनटेक कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे? प्रेशर लगा के एयर को बाहर थ्रो करेंगे, ठीक है ना। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या बोला जाता है? एडिशनल ऑफ द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ द एयर कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सफुली, ठीक है, मतलब बाहर फेंकेंगे फोर्सफुली। ये कितना होता है? अच्छा, ये 1100 होगा। 1000 से 1100 ml, ओके। मैं लिख देता हूँ ढंग से, 1000 ml से 1100 ml होगा ये। मतलब जब फोर्स लगा के बाहर एयर फेंकेंगे तब इतना ही मैक्सिमम फेंक पाएंगे, ठीक है। और जब अंदर खींचेंगे तो इतना ही खींच पाएंगे। अब आता है रेसिडुअल वॉल्यूम, ओके। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है। अब देखो, आप क्या है ना, नॉर्मल ब्रीदिंग लिए हो या फिर प्रेशर लगा के इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वाला वॉल्यूम इनटेक किए हो, या तो नॉर्मल वॉल्यूम इनटेक किए हो या फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वाला इनटेक किए हो। अब उसके बाद आप लोग नॉर्मली एक्सपायर कर दो, या फिर फोर्स लगा के भी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इतना अमाउंट ऑफ द एयर को फोर्स लगा के एक्सपायर भी कर दो ना, उसके बाद भी लंग में कुछ ना कुछ हिस्सा रह जाता है एयर का, इसे हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, ओके। तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? मतलब हम कोई भी कंडीशन में लंग के अंदर कितना भी फोर्स लगा के बाहर एयर को फेंकने की कोशिश करें, थोड़ा बहुत एयर लंग के अंदर रह ही जाता है, इसे हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। और रेसिडुअल वॉल्यूम का अमाउंट कितना है? 1100 ml होता है। तो आई थिंक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के अंदर क्या क्या है, ठीक है। अब अब जो दूसरा टॉपिक है, वॉल्यूम तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम देखेंगे कैपेसिटीज क्या क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बन जाता है ये फॉर्मूला, कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी
किस किस चीज़ से बनता है। टीवी मतलब टाइडल वॉल्यूम, ओके। आईआरवी माने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी मतलब रेसिडुअल एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड आरवी मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम। ये सब के कॉम्बिनेशन से क्या क्या फॉर्मूला बनता है वो। तो मैंने बस यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, मैंने ऐसे डेफिनेशन तो यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा, बट मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। ताले फर्स्ट आता है क्या, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अच्छा, इसमें क्या था, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कितना यार हम लोग अंदर ले पा रहे हैं या फिर बाहर फेंक पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम। अब हो गया कैपेसिटी, मतलब वॉल्यूम मतलब एयर को कितना हम लोग अंदर ले पा रहे हैं या फिर ब्रीद इन कर पा रहे हैं या फिर ब्रीद आउट कर पा रहे हैं, उसके हिसाब चल रहा था एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसमें है कि कैपेसिटी। कैपेसिटी में क्या है, कैपेसिटी में कितना अमाउंट ऑफ द एयर को हम लोग उसमें उस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, ठीक है। मतलब मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ, इसमें क्या है, वॉल्यूम में क्या है, हम लोग एयर क्वांटिटी को, एयर कितना वॉल्यूम में है वो डिस्कस कर रहे थे। अब मान के चलो एक चेम्बर है, इसमें एयर कितना है ये लोग हम वॉल्यूम में डिस्कस करते हैं, चेम्बर के कैपेसिटी क्या है वो हम इस वाले हिस्से में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फर्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। मतलब कि इसमें क्या बोला जाता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, ओके। हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग चला रहे हैं, सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब नॉर्मली सांस छोड़ दिए, उसके बाद थोड़ा लॉजिकली सोचो, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये नहीं बोला कि नॉर्मल कंडीशन या फोर्सफुल कंडीशन, उसके बाद हम लोग मैक्सिमम कितने अमाउंट तक एयर को हम लोग अपने लंग्स में एकोमोडेट कर पाएंगे, तो क्या कर पाएंगे। पहले तो नॉर्मल मतलब एक बार सांस लिया फिर छोड़ दिया नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद लांग में तो खाली हो गया ना जगह, तो यही इसलिए कैपेसिटी बोला जाता है इसको। अब उस कैपेसिटी उस जगह के अंदर कितना एयर को हम लोग एकोमोडेट कर पाएंगे टोटली। एक तो दूसरी बार जब सांस लेंगे उसकी वजह से टाइडल वॉल्यूम आएगा, थोड़ा फोर्स लगा देंगे तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वाला एयर भी आ जाएगा, तो इसलिए इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है उसको बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम प्लस ऑफ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मिला के जो कैपेसिटी निकलते हैं उसे हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सिमिलरली अगला टॉपिक जो है वो है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इसमें क्या है, हम लोग नॉर्मली एक सांस लिए, अब लंग के अंदर जो सांस है, कितने अमाउंट ऑफ द सांस है जिसको हम बाहर फेंक सकते हैं, टोटल कितना, टोटल कितना। यहाँ पे ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं होता कि नॉर्मल कंडीशन और फोर्सफुल कंडीशन, ठीक है। दोनों मिला के ही बोलना होता है कि कितना हम बाहर फेंक पाएंगे, तो फेंक कितना पाएंगे, एक तो टाइडल वॉल्यूम जितना लिए है नॉर्मल कंडीशन में उतना तो बाहर फेंक ही पा रहे हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा प्रेशर में लगा दें तो ईआरवी भी निकाल पाएंगे यहाँ से, क्योंकि ईआरवी में क्या था, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें क्या है, एडिशनल एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ द एयर कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सफुली। मतलब नॉर्मल में तो सांस लेने के टाइम पे ब्रीद इन जो कर रहा हूँ और ब्रीद आउट जो कर रहा हूँ तो टाइडल वॉल्यूम से टाइडल वॉल्यूम ही है वो। बट इसके बाद जब प्रेशर लगा रहा हूँ, प्रेशर लेके सांस ले रहा हूँ, तो एडिशनल वॉल्यूम जो है वो उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जब बाहर फेंक रहे हैं एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर उसे हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है, मतलब एक नॉर्मल कंडीशन में हम लोग सांस ले लिए, नॉर्मल मतलब टाइडल वॉल्यूम ऑफ द एयर हम लोगों ने ले लिया, अब इतना तो बाहर निकाल ही पाएंगे, है ना, जितना लिया है उतना तो बाहर आएगा ही, मतलब टाइडल वॉल्यूम तो आएगा ही। इसके बाद हम लोग थोड़ा अगर फोर्स भी लगा दे तो फिर क्या निकाल पाएंगे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी बाहर निकाल पाएंगे। तो फिर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बन रहा है, टाइडल वॉल्यूम प्लस ऑफ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसका डेफिनेशन देख लेते क्या है, वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेन इन लंग आफ्टर द नॉर्मल एक्सपिरेशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेन इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। मतलब मान के चलो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, हाँ ये था ना इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, मतलब हम लोग कितना एयर इनटेक किए, टाइडल वॉल्यूम वाला एयर इनटेक किए नॉर्मल ब्रीथिंग में जो होता है, ठीक है। उसके बाद प्रेशर लगा के आईआरवी भी हम लोग इनटेक कर लिए, ठीक है। अब हम लोगों को क्या है, इसमें इसमें बस निकालना है कितना, इसमें बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेन इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, हम लोग नॉर्मली एक्सपायर कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अगर एक्सपायर करेंगे तो इसमें तो टाइडल वॉल्यूम वाला एयर ही निकाल पाएंगे, है ना। इसके बाद प्रेशर लगाएंगे तब जाके एयर भी निकलेगा, राइट। नॉर्मल कंडीशन में तो बस टाइडल वॉल्यूम वाला एयर ही निकाल पाएंगे। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या बोलते हैं, एक तो है रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि यहाँ पे देखा था कि ये कोई कोई भी कंडीशन में लंग के अंदर प्रेजेंट होगा, कितना भी प्रेशर कितना भी फोर्स लगा लो आप लोग, तो ये तो रहेगा ही। उसके बाद जो रहेगा वो है ईआरवी।
ईआरवी क्यों रहेगा? ईआरवी तो तब ना जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तभी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द एयर बाहर फेंक रहे हैं ना। अदरवाइज तो टाइडल वॉल्यूम ऑफ द एयर जो नॉर्मल एक्सपिरेशन में, मतलब डेफिनेशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन किया है हम लोगों ने, है ना। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, नॉर्मल एक्सपिरेशन किया है हम लोगों ने। मतलब क्या है? टाइडल वॉल्यूम ऑफ द एयर हम लोग बाहर निकाल दिए। अब हम थोड़ा फोर्स लगाते तो ईआर भी निकाल पाते, बट फोर्स तो हम लगा नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि नॉर्मल। तो रेसिडुअल वॉल्यूम वाला एयर ये तो कोई भी कंडीशन में लंग के अंदर प्रेजेंट होगा ही। उसके बाद फोर्स बिना लगाए मतलब ईआरबी भी प्रेजेंट है लंग के अंदर, तो ये दो मिला के जो बनता है वो है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। डेफिनेशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। ओके। इसके बाद जो आता है वो है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपिरेशन, और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपेल, मतलब बाहर फेंक सकता है कितना आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो एक फोर्सफुल इंस्पिरेशन अगर मान के चलते हैं, क्या क्या ले रहे हैं इसमें? टाइडल वॉल्यूम ले रहा है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ले रहा है, ठीक है। ये दो चीज तो हम लोग ले रहे हैं एक फोर्सफुल इंस्पिरेशन में। अब डेफिनेशन देखते क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर ए पर्सन कैन एक्सपेल। यही देख लेते हैं ना, ए मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर ए पर्सन कैन एक्सपेल आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। फोर्सफुल इंस्पिरेशन में इतना तो आया है, ठीक है। उसके बाद कितना और ज्यादा एक्सपेल कर पाएगा वही है वाइटल कैपेसिटी। तो इसके अंदर मतलब क्या है? इसके अंदर हम लोग ईआरवी अगर जोड़ दे तो हो गया वाइटल कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी में क्या है? लंग के अंदर टोटल स्पेस कितना है, कितना कैपेसिटी का एयर टोटल अकोमोडेट कर सकते हैं, ये तो सब मिला के होगा ना। जैसे कि टाइडल वॉल्यूम हो गया नॉर्मल कंडीशन में, रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया जो ऑलरेडी प्रेजेंट ही होता है हर वक्त, इसके बाद फोर्स लगा के ये दोनों, तो ये हो गया टोटल लंग कैपेसिटी। तो आप लोगों को क्या करना है? ये बस फॉर्मूला याद करना है, ठीक है ना। इसका कंफ्यूजिंग है थोड़ा, मतलब एग्जाम में अगर ऑप्शन आए तो थोड़ा तो एग्जैक्टली याद रखना है, अदरवाइज ये थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट करेगा। तो आप लोग को ये वॉल्यूम और कैपेसिटी वाला हिस्सा आप लोग को थोड़ा ढंग से कर लेना है, ठीक है। अब आता है हम लोग यहाँ पे दो तरह का ब्रीथिंग देखे, एक है नॉर्मल, दूसरा देखा था क्या? दूसरा देखा था फोर्सफुल। नॉर्मल मतलब जब हम लोग नॉर्मली सांस ले रहे हैं या फिर छोड़ रहे हैं तो हो गया नॉर्मल ब्रीथिंग। और जब फोर्स लगा के एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर बाय एडिशनल अमाउंट ऑफ द एयर को हम लोग अंदर ले पा रहे हैं या फिर बाहर फेंक पा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं फोर्सफुल ब्रीथिंग। ओके। तो नॉर्मल ब्रीथिंग में कौन सा पार्ट एक्टिवली रोल प्ले करता है या फिर कौन सा पार्ट एसोसिएटेड रहता है? एक तो हो गया डायफ्राम, ठीक है, नॉर्मल ब्रीथिंग में। और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये कहाँ पे रहता है? रिब्स के बीच में प्रेजेंट रहता है ये मसल, ठीक है। रिब्स तो हड्डी से बनता है, उसके बीच में एक मसल प्रेजेंट रहता है जिससे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, दो तरह का मसल होता है। जिसमें नॉर्मल टाइम पे, नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम पे एक तो डायफ्राम रहता है, दूसरा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रहता है, ठीक है। अब ड्यूरिंग द फोर्सफुल ब्रीथिंग अगर हम लोग फोर्स लगा के एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर से डील करेंगे, तब जाके कौन सा तो मसल रहेगा? तब रहेगा इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ये भी रिब्स के बीच बीच में ही प्रेजेंट है। और दूसरा है एब्डोमिनल मसल। ओके। एब्डोमिनल मसल मतलब पेट वाला जो मसल है, देखो। तो अब जब जोर से सांस खींचोगे तो फिर क्या होगा? तो आपके पेट अंदर घिस जाएगा, अंदर चला जाएगा, है ना। मतलब पेट वाले जो मसल है उससे भी प्रेशर लगाना पड़ रहा है। तो फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और फोर्सफुल ब्रीदिंग में कौन सा है? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल। ओके। तो अगला टॉपिक है ऑक्सीजन एंड CO2 ट्रांसपोर्ट। ओके। तो बहुत ज़्यादा कंसेप्ट की गहराई में ना जाते हुए हम लोग एकदम ही बेसिक जो पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अगर देखना है ये चीज़ कैसे हो पाता है, जैसे कि मैंने बोला था ना यहाँ पे कि डिफ्यूजन का यूज़ कैसे होता है हम लोगों को गैशियस एक्सचेंज में, ठीक है। आप लोगों को तो आएगा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली, ऑप्शन पिक करना है, अगर जानो तो ठीक, ना जानो तो फिर नहीं हो पाएगा। तो कंसेप्ट कैसे काम करते हैं अगर ये है, तो मैंने डिफ्यूजन तो पढ़ा दिया, आप लोग अगर उसको रेडी कर लिए हो तब जाके हम लोग जब लाइव क्लास लेंगे तब उसमें डिस्कस कर पाएंगे, कर लेंगे एक बार। तो कंसेप्ट कैसे होता है, मतलब इसका फंक्शन कैसे होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो पॉइंट है मैं लेक्चर को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगा, मैं ये बस डिस्कशन करके इससे चैप्टर को एंड कर देता हूँ। ऑक्सीजन और CO2 ट्रांसपोर्ट। ओके। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से मीडियम के थ्रू ऑक्सीजन और CO2 ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? RBC, रेड ब्लड सेल, ठीक है। रेड ब्लड सेल में क्या होता है? 97%
रिस्पॉन्सिबल है, मतलब बॉडी में जितना सारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो रहा है? आरबीसी के थ्रू। अब भी स्पेसिफिकली अगर बोले हम लोग, आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ जब ये कंबाइन करेगा तब ये कौन सा चीज फॉर्म करेगा? तब ये फॉर्म करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये एल्वियोलाई साइट पे फॉर्म होता है। एल्वियोलाई साइट पे फॉर्म होने के बाद यही पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है, ठीक है ना, ब्लड के थ्रू। और प्लाज्मा के थ्रू कितना? 3% ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में तो क्वेश्चन आप लोगों का जो बनेगा ये इतना ही बनेगा, मतलब यहाँ पे जो टॉपिक लिखा है यही बनेगा। तो फिर बाया आरबीसी, आरबीसी में क्या रहता है? रेड ब्लड कॉर्पस सेल, और एरिथ्रोसाइट जो है उसमें हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल रहता है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एल्वियोलर साइट पे जाके कंबाइन होगा, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कराएगा जिसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 97% ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। बॉडी में जितना ऑक्सीजन ट्रैवल होता है 97% हीमोग्लोबिन और आरबीसी के थ्रू ही होता है, ठीक है। और बाकी 3% प्लाज्मा के थ्रू होता है। इसके बाद जो आता है वो है कि वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हम लोगों ने हीमोग्लोबिन का क्या स्ट्रक्चर देखा था? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, है ना, मतलब 4 डिग्री स्ट्रक्चर। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड रहता है। और एक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है, तो 4 है, इसलिए 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को कैरी कर पाता है, ठीक है ना। तो one hemoglobin molecule can carry 4 molecule of the oxygen, and every exo ml or the 100 ml of the blood, 100 ml of the blood can carry 5 ml of the oxygen। बस आप लोगों को इससे ज़्यादा कुछ याद रखना है नहीं। इसके बाद आता है CO2 ट्रांसपोर्ट। CO2 ट्रांसपोर्ट आरबीसी के थ्रू कितना होता है? वहां पे हम लोग ऑक्सीजन का कितना देखा था? 97%। इसमें कितना होता है? 20 to 25%। अच्छा, ये परसेंट वाला जो डाटा है ना, ये सब एनसीईआरटी का डाटा है, ओके। बाय फॉर्मेशन ऑफ द कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, इसमें क्या फॉर्मेशन हुआ था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कहाँ पे हुआ था? एल्वियोलाई पे, ठीक है। इसमें क्या फॉर्मेशन हो रहा है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ये कहाँ पे हो रहा है? टिश्यू पे हो रहा है। कहाँ, क्यों टिश्यू पे हो रहा है? क्योंकि हम लोग के बॉडी में जितना कैटेबोलिक रिएक्शन, मैंने चैप्टर शुरू करने के टाइम पे ही बोला था, हम लोग की बॉडी में कैटेबोलिक रिएक्शन जो होता है, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन दो तरह का होता है, एक एनाबॉलिज्म एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब दो कंपाउंड जुड़ के कुछ नया कंपाउंड बनाएगा। कैटाबॉलिज्म मतलब कंपाउंड ब्रेक होके अलग अलग कंपाउंड में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक डाउन वाला जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो CO2 प्रोड्यूस कहाँ पे होगा? हम लोग बॉडी का मेन फंक्शनिंग कहाँ पे होता है? टिश्यू में ही होता है। क्योंकि पहले सेल रहेगा, उसके बाद टिश्यू रहेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, है ना। तो फिर टिश्यू लेवल पे ही सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, तो टिश्यू लेवल पे ही सबसे ज़्यादा CO2 भी प्रेजेंट होता है। तब CO2 को वहां से निकालना है, बाहर फेंकना है ना। तो फिर आरबीसी कितना क्या फॉर्मेशन करता है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। कहाँ पे करता है? टिश्यू में, क्योंकि यहाँ पे CO2 सबसे ज्यादा है, ओके। और ये कितना परसेंट कैरी करा सकता है? 20 से 25% कैरी करा सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है मेन जो ट्रांसपोर्टेशन कराता है, वो है बाइकार्बोनेट आयन। अच्छा, बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, मैं ठीक कर देता हूँ। कैसा है? HCO3, ये माइनस होगा, ठीक है ना। और बाइकार्बोनेट, और इसमें कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है पहले, वो डिवाइड होकर बाइकार्बोनेट बनता है H2CO3। ये है कार्बोनिक एसिड, ओके। कार्बोलिक नहीं, कार्बोनिक, ठीक है। ये कैसे डिवाइड होगा? H प्लस प्लस अब HCO3 माइनस, ऐसे। और इसमें एक एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम के थ्रू, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब बाइकार्बोनिक एसिड तोड़ के ये भी बन सकता है, मतलब और दोनों में सेम ही एंजाइम यूज होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज कभी इन दोनों को जोड़ के कार्बोनिक एसिड बना सकता है, और कभी कार्बोनिक एसिड को तोड़ के ऐसे, जहाँ पे जैसा मतलब नेसेसिटी है, जैसे ज़रूरत हो जाता है उस हिसाब से ये रिएक्शन ऐसे ही प्रोसीड करता है। तो बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 माइनस आयन, ठीक है ना। इस आयन के फॉर्म में कितना परसेंट करा सकता है? 70% ऑफ द CO2 ट्रांसपोर्टेशन इसी आयन के थ्रू ही होता है। और थ्रू द प्लाज्मा कितना होता है? 7%, ओके। और एवरी 100 ml ऑफ द ब्लड कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ द CO2। अच्छा, एक सेकेंड यहाँ पे।
ऑक्सीजन हम लोगों ने कितना देखा था? ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन 5 ml देखा था ना? हाँ, ओके। ये थोड़ा याद रखना है कि 5 ml ऑक्सीजन और 4 ml, 100 ml ऑफ द ब्लड। ओके। तो और बाकी जो डिफ्यूजन वाला जो कंसेप्ट है कि कैसे बाहर से अंदर एल्वियोलाई तक एयर पहुंच रहा है डिफ्यूजन प्रेशर को काम में लगाते हुए, या फिर CO2 एल्वियोलाई से बाहर तक जा रहा है, किसी को जानने का मन है, वैसे ही इतना एग्जाम में तो ये नहीं पूछेगा, बट अगर किसी को जानने का मन है तो मुझे जब लाइव सेशन होगा तब बताना मुझे, मैं वो समझा दूंगा कि मैकेनिज्म कैसे होता है, कि कैसे ये ट्रैवल कर रहा है बॉडी के अंदर या अंदर से बाहर तक, ठीक है ना? तो यहाँ पे जैसे मार्क जितना मैंने कर दिया वो सब थोड़ा देख लो आप लोग। जैसे कि मैं एक बार दोबारा कर देता हूँ ये चीज़ मार्क। मतलब काफ़ी छोटा चैप्टर है, इसमें अगर मैं मार्क कर दूँ तो उतना कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है ना? फिर भी सब कुछ तो नहीं पढ़ना होता। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में क्या क्या देखना है आप लोगों को, तो इंसेक्ट वाला तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे तो याद करना ही है, ठीक है ना? ये वाला याद करना है, आर्थ्रोम वाला याद कर लेना आप लोग। बाकी है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कवरिंग। अच्छा, ये टॉपिक, ये वॉल्यूम और कैपेसिटी से क्वेश्चन आता है ना, ये वाला टॉपिक आप लोगों को थोड़ा करना है, और नहीं समझ आता है तो मुझे बता देना, मैं दोबारा करा इसको करा दूंगा, ठीक है? ये थोड़ा कर लेना, इसमें क्या क्या है, नॉर्मल ब्रीथिंग में क्या है, अब नॉर्मल ब्रीथिंग, फोर्सफुल ब्रीथिंग में क्या है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा मीडियम कौन यूज़ कर रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, CO2 क्या कर रहा है, ये थोड़ा, क्योंकि डाटा बेस्ड है ना, आप लोग को डाटा बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आता है तो ये थोड़ा कर लेना, ठीक है ना? बाकी ये चैप्टर में उतना खास कुछ है नहीं, कोई भी चीज़ में डाउट आए तो हम लोग वो लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे, और बाकी वो मैकेनिज्म किसी को समझना है तो भी आप बता सकते हो, वो भी मैं करा दूंगा उस टाइम, ठीक है? चलिए, आज की क्लास तो हम यही तक रखते हैं फिर।